गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। और तैयारी कैसी चल रही है? अब तो बहुत ही कम दिन बचा हुआ है तैयारी के लिए। मजे से तैयारी कीजिए और तैयारी और धारदार हो, इसलिए यह वीडियो सीरीज चला है, आप लोगों को पता ही है। इसीलिए ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। चलिए आते हैं, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है यूनिट 5, बायोलॉजी क्लास 12 का यूनिट 5। जब ये यूनिट का नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। क्या है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ओके, तो चलिए स्टडी करते हैं कि अब जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, जान लीजिए आप लोग कि इकोलॉजी जो है इसकी उत्पत्ति ऑइकोस एंड लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? ऑइकोस एंड लोगस। ऑइकोस मीन्स होता है हाउस, ओके, और लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो हाउस मीन्स का होता है घर। तो हम लोग जो घर जहाँ पे रहते हैं, तो ये शाब्दिक मीनिंग है कि जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास का अध्ययन। इसके बारे में जो इकोलॉजी शब्द था, सर्वप्रथम इसका प्रयोग एच रेटर ने 1868 में किया था। ऑब्जेक्टिव में आएगा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एच रेटर। एच रेटर ने 1868 ईस्वी में किया। तो उसके बाद 1870 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट हेकल। उनके अनुसार यह है क्या कि वातावरण में जो कार्बनिक पदार्थ है उसका उस जीवों, वहाँ पे रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी जो है यह एक विषय है, अध्ययन का एक विषय है, और यहीं से संबंधित है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूं। एक और वैज्ञानिक आए, ओडम। उन्होंने बताया क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के संरचना और कार्यों का अध्ययन जो है वह कहलाता है इकोलॉजी। ओके, ओडम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओडम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी? ओडम सेड दैट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि तो इकोसिस्टम को हम लोग जानते हैं। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो किसी स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव और उसका वहाँ पर उसी स्थान में मौजूद विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन जो है वह कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, ये जो सभी सम्मिलित रूप से जैविक और किसी स्थान पे, किसी वातावरण में निवास करने वाली वहाँ पे मौजूद सभी जैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। इस तरह से हम लोग देखें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक ही नहीं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो तरह के कंपोनेंट या दो तरह के घटक मौजूद होते हैं। इसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के कारक भी कहते हैं और इसे घटक भी कहते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं और फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन है? तो दो है, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकेंड वन क्या है? एबायोटिक, यानी क्या? जैविक घटक और अजैविक घटक। तो हम लोग अभी पहले वातावरण के या पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अजैव घटक कौन कौन से हैं तो हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो जलवायु संबंधी कारक है, ओके, जो अजैव है, जिसमें जीवन नहीं है, तो वातावरण के किसी भी इकोसिस्टम के जो अजैव घटक है वह कौन कौन से हैं? तो अजैव घटक है सबसे पहला तापमान, ओके, प्रकाश, जल, वायु, मृदा। कोई जीव जहाँ पे मौजूद रह रहा है तो वहाँ पे उसको जल की आवश्यकता होगी, वहाँ पे उसको वायु की आवश्यकता होगी, वहाँ पे भूमि की, मृदा की आवश्यकता होगी, तापमान, प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो यह सभी क्या है? अजैव घटक। ओके, और ये सभी जरूरी है, ये सभी आवश्यक है किसी भी वातावरण में जीवों को निवास करने के लिए, अच्छे ढंग से उसे जीने के लिए। ओके, और जो जीव वहाँ पे मौजूद हो रहा है उसे कहते हैं जैविक घटक, और जो अजैव पदार्थ मौजूद है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं हम लोग? अजैव घटक। अब ये जो जैव घटक है तो जीव है, और जीव जो होगी तो उस जीव की कोई ना कोई जातियाँ होगी। तो इसका भी ये कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो हम लोग जानते हैं स्पेसीज। स्पेसीज क्या है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में या किसी स्थान पर मौजूद एक ही प्रकार के जीवों की संख्या जो पारस्परिक क्रियाओं में सहायक होता है और प्रजनन के द्वारा संतानोत्पत्ति करने में सक्षम होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेसीज। ओके, और ये जो स्पेसीज है ये दो प्रकार के होते हैं। स्पेसीज कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? तो ये स्पेसीज के दो प्रकार हैं, वह है द्विरूपता और बहुरूपता, डायमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या है डायमॉर्फिज्म, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, उसको जान लेते हैं। तो देखो, डायमॉर्फिज्म क्या है, द्विरूपता क्या है कि एक ही जीव जब दो रूपों में पाया जाता है, क्या
एक ही जीव जब दो रूपों में पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विरूपता। जैसे देखो मनुष्य एक जीव है ना, और ये दो रूपों में नर और मादा दो अलग अलग रूप में पाया जाता है। ये पशु में गाय देख लो, एक जीव है और गाय और बैल दो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं द्विरूपता। और बहुरूपता क्या है, तो अब तो लग रहा हो कि बहुरूपता तो कुछ होता नहीं है, तो वो भी है। जब एक ही जीव दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बहुरूपता। बहुरूपता का एग्जाम्पल है मधुमक्खी, कीट, दीमक। ओके, मधुमक्खी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3। एक रानी मक्खी, नर मक्खी और सेवक या श्रमिक मक्खी। तीनों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग उसके उपयोगिता है। ओके, तो जाति के बाद अब आते हैं एक प्रकार का जीव हो गया तो उसके बाद आते हैं आबादी या समुदाय। ओके, तो आबादी या समुदाय क्या किसे कहते हैं हम लोग? तो विभिन्न प्रकार के जीव किसी स्थान पे जब विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ मौजूद रहते हैं तो उन सभी प्रकार के जीवों की कुल संख्या को हम कहते हैं आबादी। आबादी की कुछ विशेषताएं होती है। आबादी की जो विशेषताएं है तो आबादी में होता है जन्म दर, आबादी में होता है मृत्यु दर, आबादी का वो आबादी घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। और इन चीज़ों के लिए बच्चों जान लो कि एग्जाम में यहाँ से कुछ फार्मूले होते हैं और काफ़ी आसान फार्मूले जो एक बार देख करके एक बार सुन करके याद हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं आबादी क्या परिभाषा जान ली। अब आबादी का प्रकार, तो आबादी 2 प्रकार के होते हैं, एक जातीय आबादी और मिश्रित आबादी। पहला क्या है? एक जातीय आबादी, दूसरा क्या है? एक जातीय आबादी क्या है? तो किसी स्थान पे जब एक ही प्रकार के जीवों की संख्या अधिक होती है तो उसे कहते हैं हम लोग एक जातीय आबादी। एक ही जाति के एक ही स्पेसीज के जीवों की संख्याओं को कहते हैं एक जातीय आबादी। जिस आबादी में एक ही प्रकार के जीव, एक ही प्रकार की जाति पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक जातीय आबादी। और दूसरा है क्या कि ये मिश्रित आबादी, वैसी आबादी जहाँ पे भिन्न भिन्न जातियों के जीव एक साथ मौजूद रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित आबादी। अब आबादी की कुछ विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। आबादी घनत्व क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। आबादी घनत्व क्या है? तो आबादी घनत्व क्या है बच्चों? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले या निवास करने वाले जीवों की यानी व्यष्टियों की कुल संख्या को हम कहते हैं आबादी घनत्व। इसका एक सूत्र है जिसको हम लोग को याद रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग पीडी कहते हैं। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर होता है जीवों की कुल संख्या बटे क्षेत्रफल। मैंने अभी बताया इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जीवों की संख्या को कहते हैं आबादी। तो इसका सूत्र क्या है? पीडी बराबर N/S। ओके, उसके बाद इसमें आबादी में होता है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर क्या है? तो किसी निश्चित अवधि में उस आबादी में जन्म लेने वाले नए व्यष्टियों की संख्या को कहते हैं जन्म दर। इसका जो सूत्र होता है वह होता है कि निर्धारित समय में वही कि जन्म दर की संख्या बट्टे समय, जन्म लेने वाले जीवों की कुल संख्या बट्टे समय, और है मृत्यु दर। ओके, तो निर्धारित समय में किसी निश्चित समय में 1 वर्ष 1 महीना 1 घंटा जो भी है किसी निश्चित समय में मृत्यु को प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या को जो है वह कहते हैं हम लोग मृत्यु दर। इसका जो सूत्र होता है वह होता है क्या? मृतकों की संख्या बट्टे दर। ये मृतकों की संख्या बट्टे समय, यह कहलाता है मृत्यु दर। और जन्म दर और मृत्यु दर को मिला करके एक बनता है वाइटल इंडेक्स VI। VI बराबर क्या होता है? जन्म दर बट्टे मृत्यु दर गुने 100। ओके, तो एक बार हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने जाना इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के प्रकार क्या है, इकोसिस्टम जाना। इकोसिस्टम के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और जैविक घटक। ओके, जैविक घटक में जीव आते हैं, जीव समष्टि है, समुदाय है, और समुदाय की कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने जाना। जन्म दर जाना, मृत्यु दर जाना, जनसंख्या घनत्व जाना और सभी के सूत्र। सभी को आप लोग जरूर ध्यान से देखो, 1 से 2 बार याद ही हो जाएंगे और यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। अगर ध्यान से सुने रहोगे, समझे रहोगे, किसी को भी आप याद कर सकते हो। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो आबादियां पाई जाती है उन आबादियों के बीच कुछ पारस्परिक क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं के बारे में जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के भी आबादियों के बीच क्या क्या क्रियाएं होती है। तो पहला क्रिया इस यहाँ से बच्चों 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, ध्यान दो। पहला है परजीविता, पैरासाइटिज्म। ओके, परजीविता क्या है?
दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है उसे हम लोग कहते हैं पैरासाइटिज्म। ओके, परजीविता। ओके, कोई दिक्कत है? जैसे अमरबेल, हाँ अमरबेल दो तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अमरबेल एक पौधा है जो परजीवी पौधा है। अमरबेल, मच्छर, जू, जोंक, ये सभी क्या है? परजीविता के उदाहरण। दूसरा है सहजीविता। तो किसी आबादी में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभ लेते हैं, दो जीव एक साथ साथ रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे से लाभ लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ये सहजीविता या सहभोजिता। इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है वह है लाइकेन। लाइकेन क्या है तो जान लीजिए। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और शैवाल दोनों को लाभ मिलता है। क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है जिसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीव है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर ये कवक को देता है, जबकि कवक जो मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है भोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट है सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या है? दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? सहोपकारिता। जैसे शार्क मछली के साथ रहने वाला एक चूसक मछली, जब शार्क भोजन करती है तो उसके जो कुछ बच जाते हैं वो उसको खाता है, जिससे शार्क को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है लेकिन दूसरे मछली को लाभ होता है। और तीसरा जो संबंध है वह है अगला प्रतिस्पर्धा। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव अपनी अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रतिस्पर्धा। इस स्थिति में जो जीव अधिक सबल होता है वह बच जाता है, वह सर्वाइव कर जाता है तथा दूसरे जीव नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा है परभक्षण। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे को पूर्ण रूप से खा जाते हैं, जैसे बाघ हिरण को खा जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षण। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली है जो आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वह है अनुकूलन। ओके, अनुकूलन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी जीव में पाए जाने वाले वैसी शारीरिक संरचना जो उसे विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में और वहाँ पर सर्वाइव करने में सहायक होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं उसे? अनुकूलन। अनुकूलन का कुछ उदाहरण है, जैसे ऊंट का पैर गद्देदार होता है। ओके, यह है अनुकूलन का एग्जाम्पल। अब ये अनुकूलन के प्रकार है। वास स्थान का आधार पर अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। क्या है? तो वह एक है हाइड्रोफाइट्स जलोदभिद और दूसरा है जीरोफाइट्स माने मरुदभिद। हाइड्रोफाइट्स क्या है और जीरोफाइट्स क्या है? तो वैसे जीव जो जलीय आवासों में रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं, या नमीयुक्त स्थानों में रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ओके, और जो शुष्क प्रदेशों में सूखे स्थानों पे रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं जीरोफाइट्स। ओके, अब हम लोग जानते हैं अनुकूलन जान लिए, तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको जान लेते हैं कि मरुस्थलीय पादपों और जीवों में किस प्रकार का अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, मरुस्थलीय पादपों में जो अनुकूलन है उसको समझिए। मरुस्थलीय पादपों का जो जड़ है वो काफ़ी लंबा और धरती में काफ़ी अंदर तक धंसा रहता है ताकि धरती के नीचे से जल अवशोषित कर दे। इसकी तना मांसल और मोटी होती है। तना क्यूटिकल यानी कांटे युक्त होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि ना हो। पत्तियां भी सूल और कांटे में बदल जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि, क्योंकि हम लोग को पता है मरुस्थल में पानी का अभाव होता है। ओके, अब है मरुस्थलीय पादपों का हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं मरुस्थलीय जंतु। मरुस्थलीय जंतु का अनुकूलन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ऊँट। तो मरुस्थलीय ऊँट जो है वह मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होता है? तो ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जो तेजी से वो रेत में चल सकता है, वो धंसता नहीं है। ऊँट के शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में जल का उपयोग कम होता है। ऊँट जल को भंडारण करके रख सकता है ताकि उसे 10-15 दिनों तक अगर जल नहीं मिले तो उसके शरीर से जल उपयोग होते रहता है। ऊँट के पीठ पे कुबर पाए जाते हैं जिसे हम्प कहते हैं, जिसमें वह भोजन संग्रहित करके रख सकता है। तो ये सभी है ऊँट का अनुकूलन हो जा रहा है। इसीलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पे छोड़ रहे हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और एग्जाम देने के लिए जाएं।
100% क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग ऑनलाइन स्टडी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संस्थान है शिक्षा वाटिका साइंस कोचिंग, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।